गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। रात कारी दिन उजियारा मिल गए दोनों साए, रात कारी दिन उजियारा मिल गए दोनों साए। साँझ न देखो रंग रूप के कैसे भेद मिटाए रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। 100.7 FM आकाशवाणी लखनऊ पर मैं हूँ मीनू खैरे, लेकर आई हूँ आपके लिए प्रोग्राम बातें मुलाकातें। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी ख़ास मेहमान से। आज वो ख़ास मेहमान हैं जो हमारे बिल्कुल बगल में बैठे हैं। जयपुर से तशरीफ़ लाए हैं लखनऊ में और नाम है अमित कल्ला। अमित कल्ला की बात जब हम करते हैं तो जहन में आते हैं बहुत सारे खूबसूरत चित्र। एक बड़े चित्रकार हैं, देश विदेशों में आपकी प्रदर्शनियां लग चुकी हैं। आप प्रोफेसर भी हैं, एस्थेटिक्स पढ़ाते हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साथ मिलकर वहाँ के युवाओं से संवाद करते हैं, उनको अपनी जड़ों से जोड़ने की कोशिश करते हैं पठन पाठन के माध्यम से। आप बहुत अच्छे और बड़े कवि भी हैं। अमित कल्ला जी, मैं कुछ और बोलूं या आपका स्वागत करके आपको बोलने का मौका दूं? मैं तो आपके डोमेन में हूं, तो जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। स्वागत करती हूँ आपका, बहुत बहुत खैर मकदम करती हूँ अपने इस शहर में जिसका नाम है शहर लखनऊ। और आप बतौर मेहमान इस शहर में तशरीफ़ लाए हैं तो आपका बहुत बहुत मैं खैर मकदम करते हुए आपसे कहना चाहूँगी कि यहाँ पर लखनऊ में जो आप आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है। बात की शुरुआत यहीं से की जाए। नहीं, मुझे सबसे पहले तो आपने बुलाया, आपने बातचीत का एक अवसर दिया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद है आपका। और अच्छा लगता है जहाँ पे भी आप जाते हैं, अगर एक व्यक्ति भी आपसे जुड़ता है तो वो शहर पूरा आपका हो जाता है। और लखनऊ में तो मेरे सैकड़ों मित्र हैं और हम अपनी चित्रकला की प्रदर्शनी को लेके यहाँ पर भी आते रहे हैं, ललित कला से जुड़े रहे, कॉलेज ऑफ आर्ट में आए, तो लखनऊ मेरे लिए हमेशा विशेष है। लखनऊ आपके लिए विशेष है। अगर मैं पूछूं कि ये विशेष क्यों है? लखनऊ तो तहज़ीब का एक शहर है, तो इसकी जो तहज़ीब है या जो लखनऊ का जो एस्थेटिक्स है, तो वो चाहे मिडेवल पीरियड का लखनऊ हो, चाहे आप एंशिएंट पीरियड का लखनऊ देखें। लखनऊ का जो म्यूज़ियम है, तो मेरी जो सबसे पुरानी स्मृति है वो यहाँ के म्यूज़ियम से है। जिस समय मैं दिल्ली में नेशनल म्यूज़ियम में पढ़ा करता था तो उस समय एक कला प्रदर्शनी के संदर्भ में मैं लखनऊ म्यूज़ियम आया, तो यहाँ पर जो स्कल्पचर्स हमने देखे तो वो बड़े, हम कहेंगे कि नायाब थे। स्पेशली जो शुंगा पीरियड के स्कल्पचर्स हैं आपके लखनऊ म्यूज़ियम के अंदर, ये हिंदुस्तान का एक बहुत स्पेशल म्यूज़ियम है। शायद कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं पता कि अर्लीस्ट जो आइकोनोग्राफिक, हम कहेंगे कि आइकोनोग्राफिक, आइकोनोप्लास्टिक, आइकोनोमेट्री, जो हम सिम्योटिक्स एंड सिंबल्स हैं, वो लखनऊ का म्यूज़ियम अपने आप में समेटे है। और मुझे अभी भी स्मृति में आता है कि वहाँ पे एक कार्तिकेय की प्रतिमा है। कार्तिकेय, ये कार्तिकेय तकरीबन 3rd सेंचुरी BC के कार्तिकेय हैं। तो ये एक ट्रांजिशन फेज बिटवीन मौर्य एंड शुंगा, उस समय का ये एक आइकोनोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जो कि भारतीय कला में अपने आप में एक महत्व रखता है, जिसे लखनऊ म्यूज़ियम अपने कलेक्शन में संजोए हैं। देखिए, लखनऊ के म्यूज़ियम के बारे में लखनऊ वालों को ही इतने विस्तार से बताने के लिए आपका शुक्रिया करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग म्यूज़ियम जाते हैं लेकिन जिस दृष्टि से आपने देखा
और जिस तरीके से आपने उसका वर्णन किया ऐसा कम ही लोग कर पाते हैं। बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि लखनऊ को आपने पसंद किया और लखनऊ में आप बतौर मेहमान हैं इस समय। बातों का सिलसिला शुरू किया जाए, लेकिन इसके पहले हमारी ये रवायत होती है कि जो मेहमान है उसकी पसंद का कोई गीत सुना जाता है। तो बताइए कौन सा गीत बजा दूं आपकी पसंद का? आप जो है चांदनी फिल्म का तेरे मेरे होठों वाला गीत बजा सकते हैं। सुनते हैं ये गीत। सौ दशमलव 7 FM आकाशवाणी लखनऊ पर मैं हूँ मीनू खरे। आज आपके साथ मैं मुलाकात करा रही हूँ जाने माने चित्रकार और कवि अमित कल्ला जी से। अमित जी, जो किसी भी व्यक्ति के बारे में जब बात करते हैं तो शुरुआत बचपन से ही अमूमन करते हैं। अगर आपसे पूछूं कि आपका बचपन कैसा था, क्या बचपन से ही आपने ये चाहा था कि आप चित्रकार बने, आप प्रोफेसर बने, आप कवि बने? बचपन कैसा था? शरारती थे या जैसा मैं देख रही हूँ बहुत ही धीर गंभीर व्यक्तित्व बचपन से ही था आपका? नहीं, बचपन तो जो अभी आप देख रही हैं उसके बिल्कुल विपरीत था। मतलब शरारतों का हम कहें कि ताना बाना वहाँ पे बहुत था। हमारी जो दादी थी वो एक बड़ी योगिनी किस्म की एक महिला थी। तो वो कहती थी कि जैसे किसी पेड़ में अंकुरन होता है, जैसे उसके पत्ते फूटते हैं, वैसे के मन में शरारतें फूटती हैं। तो और वो होना भी चाहिए जी, मुझे लगता है। अब जब मैं एक पिता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये बहुत एक सौंदर्य भी है। और अगर वो बेसिकली आपके एक्टिव होने का एक हम कहें कि उसको डिफाइन करता है। और बेसिकली वो एक नाद है। जब कोई बच्चा हमारे सामने पैदा होता है, कोई भी जीवन आता है, तो वो साउंड करता है और वो साउंड जो है वो नाद है। और जो नाद आपके और मेरे द्वारा इस माइक से प्रेषित हो रहा है, हम नाद के रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं, अपने आप को डिपिक्ट करते हैं। हम उस नाद के उपासक हैं। नाद ब्रह्म है, वो शिव है नाद अपने आप में। तो जितनी भी वो शरारतें हैं वो मेरे ख्याल से उसी नाद का ही एक मैनिफेस्टेशन है। और वो आपके होने को कहीं ना कहीं स्थापित करती है, इस दुनिया में लाती है। तो वो शरारतें नहीं हो के वो एक प्रक्रिया है। हम प्रक्रिया सम्मत जीवन में यकीन करते हैं। प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। आज क्या हो गया जी कि प्रोडक्ट बेस्ड जीवन हो गया है, प्रोसेस कहीं वहाँ से विलुप्त है। तो हमें फिर से उस प्रोसेस बेस्ड लाइफ को स्थापित करना होगा, क्योंकि प्रोसेस में आप खोते नहीं हैं, वो आप निरंतर कुछ ना कुछ पाते जाते हैं। वहाँ पे कोई उसका एक डेस्टिनी नहीं होता। तो ये एक अनंत की यात्रा है। और आज भी हम बचपन को जीने की कोशिश करते हैं। पिकासो जब पूरे पिकासो बन जाते हैं, एक अल्टीमेट वो हाइट पर होते हैं, चाहे हुसैन हो, चाहे रज़ा हो, चाहे सूजा हो, चाहे गायतोंडे हो, कोई भी एक बड़ा चित्रकार वो फिर से अपने बचपन में लौटने की कोशिश करता है। फिर से कोई अज्ञेय जो है वो साधारण सी कविता को लिखने की कोशिश करता है। फिर से जो बात आती है कि खुल गए छंद के बंद, तो वहाँ पे सरल होना, तो बचपन अपने आप में एक ब्लिस है। तो मैंने तो अपने बचपन को बहुत एंजॉय किया जी। यही मतलब ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे तो हम पेड़ों पे भी चढ़े, हम स्विमिंग करते थे, नदियों में हमने स्विम किया, पहाड़ों में गए, दादी के साथ में हम बद्री केदार की यात्राओं पे जाते थे। बड़ा रोमांच था। तो वो जितना रोमांच जिया तो लगता है कि शायद उसी को फिर से हम उसके बाय प्रोडक्ट्स को बाहर ला रहे हैं जी। तो ये बाय प्रोडक्ट्स को बाहर लाने की जो अल्टीमेट जो अमित कल्ला हैं वहाँ तक पहुँचने की जो प्रक्रिया थी वो स्वतः थी, या वो किस स्टेज में लगा कि हाँ अब जो एक बहुत शरारती बच्चा था, दादी जिसके बारे में कहा करती थी, तो वो बच्चा कब गंभीर होने लगा? देखिए जी, समय सबको गंभीर करता है। और हमारे यहाँ पे चीज़ें की नहीं जाती जी, चीज़ें हो जाती है। हम ऐसा यकीन करते हैं। हम मीन्स के ये पूरा एशियन सब कॉन्टिनेंट, इसे अगर हमको समझना होगा तो पूरा हम ट्रांस हिमालयन से लेके जावा, सुमात्रा, कालीमिंटन तक इस लैंड को देखना होगा। ये लैंड है बुद्ध और महावीर की, ये लैंड है शंकराचार्य की, ये लैंड है अक्का महादेवी की, बसवण्णा की, अल्लम प्रभु की, शंकर देव, नामदेव, चैतन्य। तो यहाँ पर बहुत कुछ है जी।
तो एक्सप्लोरेशन आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। आप जब देखते हैं, घूमते हैं, अनुभव करते हैं, तो उसके बाद में कॉन्टेम्पलेशन होता है, और साथ में ऐसे ऐसे गुरु मिल गए, कुछ ऐसी कृपा बनी। तो कहते हैं ना कि वो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, तो ऐसी ही राम जी की कुछ कृपा हुई कि ऐसे गुरु मिले जिन्होंने कान पकड़ पकड़ के हमको सिखाया, हमको बताया कि ये सीख लो, ये तुम्हारे काम आएगा। गुरु की बात आपने की है, कुछ टीचर्स की बात हो जाए, कौन से ऐसे गुरु रहे जिन्होंने आपके जीवन को शेप दिया? अध्यात्म बहुत आपकी बातों में मुझे दिखाई देता है, कुछ बताइए कि कौन से गुरुओं ने ऐसे रास्ते की तरफ आपको अग्रसर करने में सहायक हुए? नहीं, स्कूल टाइम से ही मुझे अपने अच्छे टीचर्स मिले। एक टीचर थे जो नागर साहब बोलते थे हम उन्हें, तो हमें पोइट्री पढ़ाते थे, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते थे। तो आज भी मैं कई कविताएं आपको कंठस्थ सुना सकता हूँ, मतलब है ना, वर्ड्सवर्थ वगैरह, जहाँ पे बड़ी क्लिष्ट कविताएं हैं, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके के जॉनर्स भी हैं। तो हमको सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो जंगलों में ले जाते हैं, आसपास कोई छोटा सा जंगल है तो फील कराना है उन्हें स्कॉटिश एनवायरनमेंट को, है सॉलिटरी रीपर को फील कराना है। तो वो हमको कहीं टीलों के अंदर ले जाके, हमारे उधर रेत के टीले हैं, तो वहाँ पे ले जाके वहाँ पे सॉलिटरी रीपर पढ़ा रहे हैं। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, स्टॉप्स हियर और जेंटली पास। तो उसको फिर विजुअलाइजेशन, वहाँ से विजुअलाइजेशन शुरू होता है। तो एक चित्रकार की जर्नी कविता के थ्रू आ रही है, एक स्कल्प्टर पोइट्री से जन्म ले रहा है। तो टेक्निकल जो शब्द है, शिल्प, ये तो काव्य का है। अगर हम नाट्य शास्त्र को लें या अभिनव गुप्त को हम देखें या काव्य की जब मीमांसा को देखें, तो वहाँ पे शिल्प की गहरी एक सघनतम उपस्थिति है, और वही शिल्प धीरे धीरे अपना रूपाकार लेता है, और अलाइड आर्ट्स फॉर्म से होता हुआ वो सिनेमा तक अपनी दखल रखता है। तो ये बड़ा सुंदर है सारी प्रक्रिया। जी, तो बचपन में यही सोचा था कि यही बनना है, या कुछ और सोचा था? कुछ नहीं सोचा था जी, कुछ भी नहीं सोचा था। बचपन में परिवार में पूछते हैं बच्चों से कि क्या बनना चाहोगे बड़े होके? ऐसा नहीं पूछते थे। अब हम तो जिन शब्दों से जी चुराते थे, ऐसा पता नहीं था कि यही शब्द जो हैं वो आपकी संतति होंगे, या उसके साथ में एक ऐसा इंटर रिलेशनशिप बनेगी कि आजीवन, लास्ट ब्रीथ तक, अंतिम सांस तक आप उन शब्दों का दामन थामेंगे। तो ऐसा सच नहीं सोचा था। बस कौन शब्द थे जिनसे बचते थे और अंतिम सांस तक उनका दामन थाम के रखना है? नहीं, सारे ही शब्द हैं जी। शब्द तो जो जिसको कहता, शब्द कहाँ से उठता और कहाँ को जाए, हाथ पांव वाके नहीं कैसे पकड़ा जाए, धरती को रोटी भई और कागा लिए है खाए, पूछो अपने गुरु से वो कहाँ बैठ कर खाए। तो ये वो शब्द है, ये शब्द वो गोरखनाथ जी वाला शब्द है कि सबद हमारा शरतर शांडा, रहणी हमारी साची, लेखा लेखी न कागद बाची, 100 पत्री हम जाची। तो क्या हम उस शब्द को पकड़ेंगे? या नानक साहब ने जिसको ब्रह्म कहा, है ना, तो ये कमाल का, ये इस कंट्री का भी है। मुझे लगता है कि इस देश का, हम कहें कि इसकी चेतना है जो हमें जागृत करती है, जो हमें पल पल कुछ सोचने को, विचारने की ताकत देती है, और कुछ ना कुछ होता है जी, मिल जाते हैं ऐसे। पापा भी आपको कुछ बनाना नहीं चाहते थे? पापा ने भी आपको ऐसे ही तो बनाना चाहते थे। बनाना क्या बनाना चाहते थे? दरअसल वो बेसिकली एक दुकानदार थे, और वो भी दवाइयों के दुकानदार। ठीक है। तो दवा की हमारी एक दुकान थी। तो जब उन दवा के जो किसी भी आप शॉपकीपर के लिए डॉक्टर एक सर्वोच्च होता है, तो वो हमें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन डेस्टिनी कहीं और, है ना, जो एक भीतर की आपकी जर्नी है वो कहीं और लेके जाती है। तो उस जर्नी में बस हम लगातार बहते जाएं, लेकिन मैं बहा जी उसके साथ में। तो मैं बचपन से तैराक अच्छा था, तो उसके साथ में धारा के साथ तैरता गया। इतनी सारी चीज़ें होती जा रही हैं आपके जीवन में। आप शरारती हैं लेकिन आप तैराक अच्छे हैं, आप कविता को इस सीमा तक समझते हैं कि उसमें चित्र उपस्थित हो जाते हैं, उसमें आप कविता के माध्यम से आप स्कल्पचर तक पहुंच जाते हैं, स्कल्पचर के माध्यम से आप चित्रकारी तक पहुंच जाते हैं। ये सब कुछ रास्ते बड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं मुझे तो सुनने में। नहीं, ये सुनना ही है कॉम्प्लिकेटेड, होता है नहीं जी। और शायद यही कॉम्प्लिकेशन जो है ये हमें बचा के भी रखा इसने, क्योंकि अगर हम वेस्ट से डिफरेंशिएट करें, अगर उससे तुलना करें, तो ये जो कॉम्प्लिकेसी है, क्योंकि यहाँ इंटर रिलेटिविटी है, यहाँ पे जो सारी आर्ट की एक इंटर रिलेशनशिप है। अगर आपने संगीत को जान लिया तो आप चित्र को खोलने में आसान होगा।
उसमें सब दूसरी अलाइड फॉर्म्स की उपस्थिति होती है। और एक प्रसंग मुझे याद आता है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ऐसा एक प्रसंग आता है। तो राजा ब्रिज और मार्कंडेय मुनि के बीच में एक संवाद होता है। तो राजा ब्रिज जो हैं वो एक स्कल्पचर बनाना चाहते हैं, मूर्ति, मुंह बोली मूर्ति जिसको हम कहते हैं कि भाई जो मुंह से बोले, मतलब एक सजीव मूर्ति का निर्माण करना, कि लगे बस अब बोल ही पाएगी। तो राजा ब्रिज मार्कंडेय से पूछते कि बताइए ऐसी टेक्निक्स मुझे कि मैं कैसे करूं। तो वो कहते हैं कि जाके म्यूजिक सीखो। तो वो म्यूजिक सीख के आते हैं। तो बोलते हैं कि जी मैं म्यूजिक सीख के आ गया, अब बताइए कि मुझे क्या करना है। कि जाके अब तुम पेंटिंग सीखो, फिर पोइट्री सीखो, और लास्ट में वो कहते हैं कि अब आप बनाओ। तो बोले पहले ही कह देते कि बोले नहीं, ये सब इंटर रिलेटेड है। तो जब आप रूप से अरूप की यात्रा है, सगुण से निर्गुण की यात्रा है, तो ये यहाँ पर है, कुछ कंटेंटमेंट है, कुछ इसके जो कॉनोटेशंस हैं, इसके जो मेटाफर्स हैं, इसकी जो सिमिलीज हैं, इसके जो हम कहें कि रूप और रस हैं, वो बहुत गहरे हैं। और उसमें आप लगातार गोता लगाते जाइए। और एक जन्म उसके लिए नहीं है जी, यहाँ पे बार बार जन्म चाहिए जी। हम मोक्ष के अनुगामी नहीं है जी, हमें तो बार बार यहाँ पे आके और इसको उथेलना है, इसको मथना है। तो ये कहने से ज़्यादा गहने की इम्पोर्टेंट है। और ये गहना वो जेवर वाला गहना नहीं है, ये गहन करने वाला गहना जी। है। आपके परिवार में कितने भाई बहन थे? हम 2 भाई बहन हैं, छोटी मेरी बहन है, लेकिन परिवार एक संयुक्त ही रहा। अच्छा, संयुक्त परिवार में और भाई बहन भी ऐसे ही थे या वो कुछ अलग थे? नहीं, ऐसा नहीं, वो बाकी सबकी अपनी अपनी जर्नी है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है जी कि बार बार जब होता है ना कि एक लड़का पढ़ाई कर रहा होता है तो पूछते हैं कि जी करता क्या है आपका बेटा। तो मेरी मदर बड़ी इनोसेंटली कहती थी जी कि कविता करता है। तो कविता तो करता है लेकिन करता क्या है? तो कहते थे जी वो पेंटिंग भी बनाता है। अरे पेंटिंग तो बनाता है लेकिन बताइए जी करता क्या है बहन जी आपका बेटा? तो कहते कि यही करता है, कि ये तो हॉबी है, असल में करता क्या है? तो वो बड़ी इनोसेंटली कह देती थी। तो पोएट और पेंटर तो करेला और नीम चढ़ा, जो सो कॉल्ड हमारी सोसाइटी के पैरामीटर्स हैं, नॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे कहीं वो अनफिट सा होता था। लेकिन उनको कभी मदर को ये नहीं लगा कि, क्योंकि वो समझती नहीं थी इतना गहराई से कि दूसरे लोग बड़ी आपकी जो बेइज्जती करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब होना चाहिए, क्योंकि जो आचार्य महाप्रज्ञ बड़े जैन मुनि हुए हैं हमारे राजस्थान के, लेकिन वो तो देश भर के रहे हैं। तो महाप्रज्ञ जी कहते थे कि जो सहता है वही रहता है, जो सहता है वही रहता है। तो ये सहना होगा, और जो सहना तो कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा। तो ना, तो ये जो ये प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस है, और वो आजीवन हमको उसके आनंद में रहना है। हमें रिपेंटेंस नहीं है जी यहाँ पे। आपसे मेरी मुलाकात 1 दिन पुरानी है, उसमें आपने भरपूर बातें जैनिज्म की हैं। कभी आप किसी जैन मुनि की कविता सुनाने लगते हैं, कभी किसी को कोट करने लगते हैं। क्या आप जैन धर्म के अनुयायी हैं? देखिए, मैं तो बेसिकली सनातन का अनुयायी हूँ। जन्म मेरा एक हिंदू परिवार में हुआ है, टिपिकल जो हिंदू परिवार हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे एक मनसा वाचा कर्मणा की परंपरा है हमारे, मतलब इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में। तो मन और वचन से मैं निश्चित तौर पे मैं एक जैन हूँ। और मुझे तीर्थंकर बहुत प्रिय हैं, मुझे चक्रेश्वरी, मुझे अंबिका बड़े प्रिय हैं, और मैं उनको पढ़ता हूँ। इवन एट द सेम टाइम बुद्धिज़्म भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है। और नानक की जो परंपरा है, तो पोइट्री अपने आप में एक अरदास है। देखिए, दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे कविता की पूजा होती है। स्वीडन लोग बड़ा दंभ भरते हैं कि वो कवियों का देश है, लेकिन आप ऐसा देश बता दीजिए जहाँ पे कविता की पूजा होती है। हम गुरुद्वारा में जाते हैं और अरदास किसकी करते हैं? आप गुरु ग्रंथ साहब की अरदास करते हैं, और वो जो अरदास है उसके अंदर क्या है? वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है जी, उसमें कविता है, उसमें शब्द है, उसमें बुल्ले शाह है, उसमें बाबा नानक है, उसमें कबीर है, तमाम कंपाइलेशन, पोइटिक कंपाइलेशन, और जो साधारण लोगों ने लिखे। तो ये चेतना का मुल्क है। तो इसमें बहुत सॉफ्टली, बहुत सटल, और बहुत ही हम कहें कि सब्लिमिटी के साथ में होता है। तो एक गीत भी इसी अगर मेयार का मैं पूछूं, आपकी पसंद का एक गीत सुना जाए, फिर मैं कुछ चित्रकला की बात भी करूंगी। वीर ज़ारा का तेरे लिए। ठीक है, वीर ज़ारा का ये गीत सुनते हैं, तेरे लिए।
तेरे लिए। 100.7 FM आकाशवाणी लखनऊ पर प्रोग्राम चल रहा है बातें मुलाकातें। मैं हूं मीनू खरे और मेरे साथ हैं अमित कल्ला जी, जो देश के प्रख्यात चित्रकार हैं और कवि भी उतने ही बड़े हैं। अमित जी, अभी हमें लगता है कि हमने अध्यात्म की बातों से शुरुआत की, अब चित्रकारी पर आ जाते हैं। आप चित्रकार कैसे बने और अपनी जो चित्रकारी है उस पे अगर आपको ही कुछ कहा जाए उसका परिचय देने के लिए, क्योंकि हमारा ये श्रव्य माध्यम है, दृश्य माध्यम नहीं है, तो अगर आपसे ही कहूँ कि आपकी चित्रकारी कैसी है? देखिए, मैं तो बेसिकली कविता को पेंट करता हूँ, तो मेरे लिए पोइट्री जो है वो एक पेंटिंग है और पेंटिंग जो है वो एक विजुअल पोइटिक्स है। तो इस पूरी प्रक्रिया में एक ऐसे कल्पना लोक को रचने की जुम्बिश होती है, कोशिश होती है, जहाँ पर मौन की मात्राएं भी कुछ कहे। हम बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जब चित्र में उतरते हैं तो वहाँ पे मौन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक ऐसे कल्पना लोक को रचने की जुम्बिश होती है जहाँ पर मौन की मात्राएं भी कुछ कहे, जहाँ पर अभिलाषित यथार्थ के जो अपूर्ण प्रसंग हैं वो अर्थों के साथ में गहराएं। तो उसमें मैनिफेस्टेशन है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है जी, प्रोडक्ट नहीं है, एक प्रोसेस है। तो वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स हैं, अमूर्तन चित्र है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक रूप नहीं है, वो अरूप है, लेकिन अरूप का अपना एक संसार है। तो वो एक विजुअल लैंग्वेज है। दरअसल क्या होता है जी कि हर आर्टिस्ट अपना सिग्नेचर बनाने की कोशिश करता है। सिग्नेचर लिख कर नहीं होता, उसकी स्टाइल उसका एक सिग्नेचर बनता है। तो अभी उसकी तलाश जारी है। तो हम अपनी स्टाइल को खोजते हैं, उसके अंदर रंगों की रियासत में गोते लगाने की कोशिश करते हैं, एक इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, रिपीटेशन रहता है और वो रिपीटेशन होते होते वो एक अभ्यास का हिस्सा है। तो कभी मोनोक्रोमेटिक, जिसको हम कहें कि एक रंग में, तो कभी बहु रंग में यात्रा होती है। तो मुझे ये ट्रेवल जो है एक तो, और दूसरा कि जिस जगह से मैं आता हूँ, हमारा गांव जैसलमेर के पास में लोदुरवा करके गांव है, तो रेगिस्तान है वहाँ पे, और रेगिस्तान का जो क्षितिज है वो बहुत वहाँ पे विस्तार है, तो वो विस्तृत अनुभव मुझे मिलता है। सेकंड होम जो है, मैं दूसरा घर मेरा उत्तराखंड है, तो वो उसके बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि सेकंड होम उत्तराखंड कैसे हो गया? क्योंकि हमारी दादी जो है हमें उत्तराखंड की यात्राओं पे लेके जाती थी, तो बचपन में सारी छुट्टियां वहीं बीतती थी। तो एक एक मोटर मार्ग जो है 4 धामों के, वो बिल्कुल मन के अंदर उसका एक मैपिंग है, वो विजुअलाइज्ड है। वहाँ पे लंबे समय तक हम लोग रहते थे और उस प्रवास को एंजॉय करते थे। तो पहाड़ पे जब आप जाते हैं या जर्नी करते हैं, तो हर बार जैसे ही एक बेंड आता है तो एक नया दृश्य आपके सामने आता है। तो चित्र में भी कुछ नए दृश्य को उकेरने की, नए दृश्य को बनाने की एक टसल मन में रहती है। चित्रकला के आपके गुरु कौन रहे और कैसी ये यात्रा रही? अगर एक आम जनमानस के लिए पूछा जाए, शीर्ष चित्रकारों में अब आपका नाम शुमार होता है, तो कैसे आप वहां तक पहुंचे? किन गुरुओं ने आपको संवारा, सजाया, मार्ग प्रशस्त आपका किया? प्रभाकर कोलते उसमें एक महत्वपूर्ण नाम है, जो बम्बई में जे कॉलेज में पढ़ाते आए, तो उनकी आज भी बड़ी प्रेरणा मिलती है। उमेश वर्मा जी थे, गढ़ी में रहते थे। हिम्मत शाह एक स्कल्प्टर हैं जो अब जयपुर में रहते हैं, पहले दिल्ली में रहते थे, नामी स्कल्प्टर थे। वो कहते थे कि माटी जैसे जैसे चाक पर ऊपर उठती है, वैसे वैसे अहंकार विसर्जित होता है। अहंकार की जब विसर्जना होगी तभी एक अच्छा चित्र बनेगा। तो गुरुओं ने यही सिखाया कि कैसे कैसे आपको एक जर्नी करनी है, फ्लो के साथ में, हार्मनी, फ्लो, रिदम। अब चित्र को जब हम देखते हैं तो उसमें लाइन होती है, फॉर्म होता है, एलिमेंट होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं। ओवरऑल हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। ये जो दुनिया है ये चीज़ों को टुकड़ों टुकड़ों में देखना सिखाती है, टुकड़ों टुकड़ों में, फ्रेगमेंटेड, लेकिन हमको इसको एज अ होल देखना है। और जब आप होल देखेंगे तब आपको ये संसार कुछ अलग समझ में आता है। गेस्टॉल्ट वेस्ट के बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, तो वो इसी बात पे फोकस करते थे कि एज अ होल कैसे देखा जाए। अदरवाइज तो अभी यही हो रहा है कि फ्रेगमेंटेड कैरेक्टर को हम जानने की, देखने की कोशिश करते हैं, एज अ होल नहीं दिखता। तो जो आपका उपनिषद आपको सिखाता है, जिसमें मुझे याद आता है कि पूर्णमद पूर्णमिदाय पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो अपूर्ण होकर भी पूर्ण है,
पूर्ण में से कुछ हटाएंगे तो भी वो पूर्ण है। तो ये उपनिषद और इंडियन हम कहें कि नॉलेज सिस्टम, इसमें बहुत कुछ है जिसको चर्न करना है। ये एक हम कहें कि चर्निंग ऑफ द ओशियन है। इसमें विष नहीं है जी, इसमें अमृत ही अमृत है। ये जो चित्रकला का अमृत है जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ रहे थे, कविता कहाँ मिल गई? कविता तो स्कूल समय से मिल गई जी, स्कूल टाइम से, क्योंकि बचपन से स्कूल के समय से कविता मिली। पहले तुकबंदियाँ होती थी, उसके बाद में कुछ ऐसे उस्ताद लोग मिले, हमारे मित्र थे विजय शंकर जी, वो कविताएं लिखते थे। फिर मेरे एक बड़े प्रोफेसर रहे JNU में, प्रोफेसर HS शिव प्रकाश, तो उनको हम कविताएं सुनाते थे, वो हमें कविताएं सुनाते थे। और हम भक्ति पोएटिक्स को पढ़ते थे, तो एस्थेटिक्स ऑफ भक्ति पोइट्री। तो ये भक्ति जो पूरा आंदोलन है, अपार्ट फ्रॉम मीरा, सूर, तुलसी, कबीर, ये तो हम बहुत आमतौर पे सुनते हैं, लेकिन इनके बियॉन्ड कौन है? तो उन्होंने हमेशा प्रेरित किया कि तुम्हें दादू दयाल को ढूंढना चाहिए, तुम रज्जब की कविता देखो, तुम अक्का महादेवी के पास जाओ, तुम आलवार और नायनार संतों की जो कविताएं हैं, तुम वैष्णव संतों के जो प्रबंधक हैं रामानुजाचार्य के, वो देखो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा। तो वो दक्षिण से लेके कश्मीर तक, नरसिंह मेहता और तमाम उस तरफ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में आप जाएं तो शंकर देव, नामदेव, जो चैतन्य का इन्फ्लुएंस मणिपुर तक जाता है। कश्मीर में हमारी लल्लेश्वरी बैठी हैं। तो चारों तरफ से ये काव्य के जो स्पंदन है वो हमें रोमांचित करते थे और कहीं ना कहीं कनेक्ट होने की कोशिश करते थे। एक चीज़ मीनू जी बड़ी सुंदर अभी पिछले दिनों में सामने आई कि जो ऋग्वेद, वो अपने आप में सब सर्वोच्च कविता है। उसका जो नासदीय सूक्त है, जो भारत एक खोज में बसता था, नासदीय सूक्त, तो हमारे वहाँ पे एक जंबवाणी होती है जो विष्णुई संप्रदाय है। तो जंबोजी महाराज ने एक जंबवाणी लिखी, तो वो जब मैं पढ़ रहा था, उसको देख रहा था, तो उसमें स्टार्टिंग में था, जद पवन न हुंता पानी न हुंता गगन गिरदारू। तो ये एग्जैक्टली उस नासदीय सूक्त का एक लोक में वर्जन है। और ये जो नासदीय सूक्त है, ये अनेक नाम और रूपों में हमारे सामने प्रकट होता है, और एक ओंकार सतनाम, तो ये भी कहीं ना कहीं उसी का एक मैनिफेस्टेशन है। तो ये वेदास जो हैं वो सबसे बड़ी पोइट्री है, तो उनको अभी मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी से एक बार चर्चा करने में कुछ मैं भी लिखना सीख रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब तुम 1 टन पढ़ना तो 1 ग्राम लिखना। मुझे आज वो सामने दिख रहा है। बहुत वृहद आपने अध्ययन किया है और आप दूसरों की पोइट्री की ज़्यादा बातें लगातार करते रहते हैं, उनके उदाहरण भी देते हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी कि कुछ अपनी कविताएं भी सुना दें हमारे श्रोताओं के लिए। वैसे तो मैं बहुत फिलोसॉफिकल पोइट्रीज होती हैं, जैसे मेरे चित्र होते हैं उसी तरीके की कविताएं होती हैं, बहुत एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा अमूर्त होती हैं। लेकिन थोड़ी सी लाइट एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ जिसमें रंगों की बात है कि गलत कहा किसी ने कि रंग धोखा देते हैं। गलत कहा किसी ने कि रंग धोखा देते हैं, शब्द पहले या रंग क्या कहते। चीज़ें रंग बदलती हैं, इंसान रंग बदलता है, लेकिन रंग अपना रंग कभी नहीं बदलते प्यारे। हाय हाय। शब्दों की जुबान तो तुम्हारी है कल्पित, रंगों की अपनी भाषा, अपना व्याकरण होता है। रंग दिमागी चतुराई से नहीं पढ़े जाते, रंग ज्ञान की छलनी से नहीं छाने जाते, उन्हें तो बस ... तो मतलब अनुभव किया जाता है। तो ये अनुभूति परक कुछ कविता थी जो रंगों के लिए सामने आई। मैं लगातार एक शेल को खोलने की कोशिश कर रही हूँ और समझने की कोशिश कर रही हूँ कि इस शेल में जो महासागर बंद है उसमें सब तरफ कैसे घूमा जाए। पता नहीं कितनी सफल हूँ या असफल हूँ। एक गीत भी सुना जाए, फिर आगे चलते हैं। मैं सुनना चाहता हूँ कि ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, ऐ मेरे दिल सुना कोई कहानी। बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। आज प्रोग्राम बातें मुलाकातें में मेरे साथ हैं अमित कल्ला जी, जो मुझे लगता है कि एक ऐसा टाइट शेल है
मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इनके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकालूं। ये स्वभावतः ऐसे हैं कि ये हर बात को घुमा देते हैं। घुमाने की जब बात आई है तो मैं पहुँच पाई हूँ अब इस मोड़ तक जहाँ पर मैं ये आपसे बात करूँ कुछ प्रैक्टिकल बातें जीवन की जो बहुत आवश्यक है। जीवन में पैसे का बहुत महत्व है जितना हम सब लोग समझते हैं। आपका जो नेचर है, जो आप लग के नौकरी नहीं करते हैं और यायावरी आपका शौक़ है, पैसे आप बचाते नहीं हैं, बेटा आपका एक है, आपके जो समझ में आता है आप वो करते हैं। काफ़ी मनमाने लग रहे हैं मुझे। तो ये मनमाना जो पन है ये जीवन के आर्थिक पक्ष को कहाँ तक प्रभावित करता है और उससे जीवन कितना दुरूह होता है। इस तरीके का जैसा जीवन आप बता रहे हैं, जो नेचर आप बता रहे हैं, लीक से अलग हटके सोचना, लीक से अलग हटके रहना, तो ये सब कुछ मिला के जीवन कितना मुश्किल है या कितना आसान है? खुलासा करिएगा, घुमाइएगा नहीं। जी देखिए, क्या होता है कि कलाकार जो होता है, मैं बेसिकली तो एक कलाकार हूँ और कलाकार देने वाले समाज का रिप्रेजेंट करता है। तो हम उस देने वाले समाज के एक प्रतिभागी हैं, एक अंगी हैं। और हमारी जो वृत्ति है वो भिक्षा की वृत्ति है। भिक्षा दैट मीन्स कि भीख नहीं, वृत्ति का मतलब एक बड़े कॉन्टेक्स्ट है। जैसे मान लीजिए कि जो एजुकेशन में काम करता है, जो शिक्षा में काम करता है, आप रेडियो में काम करती हैं, आप ज्ञान को रस के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, उसे प्रेषित करती हैं। हम भी उसी वृत्ति के लोग हैं। कोई डॉक्टर होता है वो भी उसी वृत्ति का होता है, वैद्य होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कंटिन्यूस सोसाइटी को सर्व करते हैं तो सोसाइटी आपका टेक केयर करती है। ऐसा हमने हमारे गुरुओं से सुना था। तो ये सिर्फ हाइपोथेसिस नहीं था जी, मैं उसको प्रैक्टिकल होते हुए पा रहा हूँ। और कोई पढ़ाने बुलाता है तो निश्चित तौर पे पैसे मिलते हैं आपको। और मैं उन सौभाग्यशाली चित्रकारों में से रहा कि मेरे चित्र सेल हुए, बिके। पूरा हम यूरोप घूमे हैं, अमेरिका गए हैं, साउथ ईस्ट एशिया घूमते हैं, कहीं कैंप्स होते हैं, कहीं सेमिनार्स होते हैं। तो ये हो जाता है चीज़ें। और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ में मैं इसको कह सकता हूँ कि अगर हम उस पर यकीन करते हैं तो वो हमारे लिए कुछ करता है, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत चमत्कार है। तो ईश्वर में बड़ा विश्वास आप रखते हैं, इस पर कुछ बताइए, कुछ बातचीत की जाए, क्योंकि आप आम बातें तो आप करते नहीं हैं। नहीं, आम ही है, ईश्वर आम है जी। ईश्वर कोई ऐसी एंटिटी नहीं है कि जो कोई ऊपर से उतरता है, आपके भीतर है। हमने कहा कि जो कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, तो ये कोई अहंकार का विषय नहीं है, आप में ब्रह्म है तो उसकी तलाश कीजिए। कबीर कहते हैं कि आप बार बार अपने आप को जन्म दीजिए। गोरखनाथ ने बोला कि मरो रे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मरिया गोरख डीठा। तो हम बार बार मरना चाहते हैं और ये मरना फिजिकल डेथ नहीं है, ये उस इटर्निटी को पाना है। कहीं ना कहीं हम उस इटर्निटी को, उस ब्लिस को उस मरने में देखना चाहते हैं। और दुनिया में लोग यहाँ पे उसके लिए आते हैं। शिव का जब हम वो देखते हैं स्वरूप नटराज, तो वो नटराज सिर्फ नटराज नहीं है जी, वो एक डांस नहीं है, वो एक संधार नहीं है। उसमें आनंद है, उसमें ललित है, उसमें ऊर्ध्व है, उसमें जो है पूरा पंचकृत्वा है उस नटराज में। उसका जो सर्कल है विच डिपिक्ट्स नो बिगनिंग एंड नो एंड। तो ये लाइफ सर्कुलर है। हम फिर के जन्म लेंगे। हम पहले भी शायद ऐसे ही बातचीत किए हैं यहाँ पे। अगर हम एरिस्टोटल की और प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ इमिटेशन को देखें तो, और अगर हम श्री शंकु से एरिस्टोटल को समझने की कोशिश करें, जो हमारे स्कॉलर थे कश्मीर शैविज़म के, तो वो भी इसी बात को कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा इसके कॉनोटेशंस हैं और ये सूक्ष्म से विराट की एक जर्नी है। अल्टीमेटली आनंद, और जो कि एक अवस्था है, ये हैप्पीनेस नहीं है जी। ये जो वेस्ट का जो हैप्पी, आई एम हैप्पी, हैप्पीनेस तो एक क्षणिक है। आनंद हमारी अवस्था है। और बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो पुराना होता है, जो स्मृतियों में होता है। तो उन स्मृतियों को आप कहीं ना कहीं उसके जो हम कहें कि फ्रेगमेंट्स जो होते हैं उनको जोड़ने के लिए आते हैं। ये कबीर का ताना बाना है, तो उसको आप फिर से ताने को बाने से जोड़ते हैं। तो ये आनंद का है ना। तीर शब्द भोर के स्वप्न, धरती में समाई जल की बूंद, बीता बचपन, अंतरिक्ष से टूटे किसी पिंड जैसा, कुएं में फेंके चंद सिक्के, या फिर गंगा में बही अस्थियों सा वापस आऊँगा। तो उस पुराने चीज़ों को करने के लिए कभी कभी वापस आना होता है। और सब कुछ निर्वाण ही नहीं होता जी, सब कुछ प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। आपकी पुस्तक है शब्द कहे से अधिक। आपकी
3 कविता संग्रह आ चुके हैं। मैं चाहूँगी कि इस कार्यक्रम का जो अंत है वो आपकी कुछ कविताओं से किया जाए जो आपकी पसंदीदा कविताएं हों। तो मैं शब्द कहे से अधिक से ही कुछ छोटी छोटी सी कविताएं पढ़ दूंगा। बहुत ही सूक्ष्म कविताएं हैं, क्योंकि कविताएं चित्र ही हैं और चित्र ही कविता है। और ये एक ऐसी विधा है कि जहाँ पे आप मैक्सिमम इन मिनिमम को साधते हैं। आप भी हाइकूज लिखती हैं तो वहाँ पर भी यही होता है। और जब हाइकू के साथ में एक स्ट्रोक लग जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि 3 पंक्तियों के साथ में एक ब्रश का स्ट्रोक होता है, तो उसको टेक्निकल शब्द में हाइगा बोलते हैं। तो वो भी एक सुंदर जापानीज परंपरा है। तो शीर्षक है कुछ मत कहना। कुछ मत कहना सिवाय उस मौन के, कुछ मत कहना सिवाय उस मौन के, अनुभूति भरा कण कण में फैला 100% हमारी अपनी ही बंद आँखों के स्पर्श से जागा जाना हुआ मौन। कुछ मत कहना सिवाय उस मौन के। क्या बात है। तो मौन की भी अपनी एक भाषा होती है, साइलेंस डू स्पीक। एक और छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है पार अपार। पार अपार। पार अपार जी। तो इसमें है कि बहते हैं रंग दिशाएं भी बहती हैं, बहते हैं रंग दिशाएं भी बहती है, स्मृतियां बूंद बूंद उन्हीं सी, किन्हीं अल्प विरामों के नितांत पार अपार। क्या बहते हैं रंग, क्या बात दिशाएं है। भी बहती है। क्या बात है। एक प्रश्न से अंत करना चाहूँगी कि आप चित्रकार भी हैं, आप एक प्रोफेसर भी हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ाते भी हैं और आप एक कवि भी हैं, लेखक भी हैं। कौन सी पहचान आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है? पता नहीं, मैं तो अभी इसमें कैसे आपको कुछ कहूँ। बेसिकली एक छोटी कविता से ही मैं इसको अंत करूँगा कि कितना सुख लौटने का वैराग्य से श्रृंगार को, मसान से वृंदावन जितना, लेकिन जब दोनों दिखे एक से तब क्या। तो मेरे लिए मसान और वृंदावन एक से हैं जी। तो जो पोइट्री है वो पेंटिंग है, जो टीचिंग है वो कहीं पोइट्री है। तो लगता है कि हम बात कर रहे हैं तो कविता को गढ़ रहे हैं, चित्र को बना रहे हैं। मैं खाना बनाता हूँ जी, मैं तो एक हाउस हस्बैंड भी हूँ। ये संज्ञा मैंने नहीं दी कि आई एम हाउस हस्बैंड, तो जब बड़ा ठहाके लग जाते हैं मंच पे। मिसेस काम करती है। तो मिसेस काम करती है, मुझे मज़ा आता है। मैं सुबह सुबह टिफ़िन बना के अपने बच्चे के लिए और मिसेस के लिए डालता हूँ, तो ऐसा लगता है कि कोई खाना नहीं बना रहा हूँ जी, पोइट्री कर रहा हूँ, पेंटिंग कर रहा हूँ। तो बड़ा रस लेके इस चीज़ों को करता हूँ। अमित कल्ला जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और सचमुच में आपके दार्शनिकता भरे अंदाज से मैंने जीवन दर्शन के कुछ रूप देखे और समझने की कोशिश की। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं ने इसका भरपूर आनंद उठाया होगा। हमारे स्टूडियोज़ में आप आए, हमारे शहर लखनऊ में आए, आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आभार आपका मैम कि आपने इतने सहजता से मुझसे संवाद किया, मुझे इजी किया बात करने में। तो मैं आपका बहुत आभार, और इस सिटी का, इस लखनऊ का विशेषकर बहुत बहुत आभार।